तो मुझे वो जॉब इतनी ज़रूरत थी। अब कहता तुम दूसरी जॉब कर लो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तो कहता है बात ये नहीं है कि मेरी जॉब दूसरी नहीं लगेगी या मैं पढ़ा लिखा, मैं मतलब अपने मेरिट पर आया था, लेकिन बात यह है कि अगर मेरे हाथ में गवर्नमेंट सर्विस होती, एक पावर होती, तो यकीनन मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ कर सकता, मेरे दस्तखत की अहमियत होती ना उस वक्त। वो बोलते हैं कि अब क्या करें, लेकिन उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी जॉब तो उन्हें नहीं दे सकते। उन्हें बड़ा समझाते हैं, फिर आखिर में होता यह है कि हर रोज़ फिर वो दूसरे दिन यही होता है, फिर वो भागे भागे पहले से ही चले जाते हैं कि भाई तू खुदकुशी करने वाला है, मत कर, मुझे पता ये है। अब उनको हर चीज़ पहले से पता है। वो जैसे ही मिलते हैं किसी से और कहते हैं कि तू खुदकुशी करने वाला है, हाँ हाँ मुझे पता है, ये थोड़ा ढीला होगा, शेरवानी ये ले जाओ, इसको टाइट कर लो, मुझे नहीं पहननी, हल्दी लगानी अम्मा तुम बैठ जाओ यहाँ पे, यूं नहीं करो। जो जो उनको पता होता है ना कि होने वाला है, कहते हैं ये गमला पहले कल भी गिरा था, ये गिरने वाला है, देखते रहो। तो वो बहुत सारी जगहों पे झूठे भी पड़ते हैं। वो गिरता तो है, वैसे ही होता तो वही है जो हुआ था, लेकिन उस तरीके से नहीं होता बास औकात। तो वो कहीं झूठे पड़ते हैं, कहीं सच्चे पड़ते हैं। आखिर में फिर वो ये डिसाइड करते हैं। बहरहाल कहानी चलती रहती है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं और इनको रियलाइज़ होता है कि मैं किसी के साथ वाकई गलत कर रहा हूँ। भूखों को खाना खिलाना और नंगे को कपड़े पहनाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। किसी का हक मारने के बाद किए गए नेक काम आपके नेकी में शुमार नहीं हो जाएंगे। और आप इस मूवी का मेन मैसेज ये था कि आपके गुनाह उस सूरत में धुलेंगे जब आपने वाकई पश्चाताप किया हो, जो कि या उसका अजाला किया हो जो आपने गलती की है उसी शख्स के साथ। तो ये करते हैं, फिर आखिर में डिसाइड करते हैं कि ये उनको अपनी गवर्नमेंट सर्विस दे देंगे। बाप माँ सब लोग इसको बड़ा लान तान करते हैं कि एक ढंग का काम किया था वो भी छोड़ दी, क्यों कर दी। फिर वो सबको बताता है सारी बात कि जी ये इस तरह हुआ था और मेरे जो था मैं मेरिट पे नहीं था, मेरी वजह से कोई दूसरा आदमी मर जाता तो मैंने वो छोड़ दी। फिर भी सब नाराज़ होते हैं, मगर फिर वो आखिर में जब वो नौकरी छोड़ देते हैं, अपनी फैसला कर लेते हैं, तो वो दूसरे दिन उनका नया दिन सही शुरू हो जाता है और शादी का दिन आ जाता है। और शादी में जब सबको पता चलता है तो शादी टूट जाती है। तो यहाँ पे फिर बाहर सारे घर वालों को समझाया जाता है। फिर ये एक वही मोनोलॉग टाइप का एक लेक्चर देते हैं, सब कुछ होता है कि मैंने ये इस तरह किया, ये तो सब घर वाले, लड़की के घर वाले भी समझ जाते हैं कि ठीक है चलो, और वो इनकी इस तरह से शादी कर देते हैं। तो इस पूरी ओवरऑल जो था ये एक फैमिली ड्रामा था। जैसे गुल्लक देखा आपने, हमने राजकुमार राव के और मुख्तलिफ ड्रामे इस तरह के बहुत सारे देखे हुए हैं जो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। तो इसमें कुछ नयापन नहीं था सिवाय इसके कि हमें ये मैसेज मिल गया। इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखा जाता, डायरेक्ट किया जाता और राजकुमार राव के पास मार्जिन होता काम करने का किसी नए स्क्रिप्ट के साथ, तो हो सकता है कि ये मूवी 73 की जगह 100 करोड़ पे चली जाती, 150 करोड़ भी ले जाती, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत अच्छा था, जो कि यही था मैंने अभी आपको बताया कि नेकी करने से, किसी को खाना खिला देने से आप नेकी शुमार नहीं होती। अगर आपकी वजह से 10 लोग भूखे मर रहे हैं तो आपने किसी को अजाला नहीं करेंगे ना जब तक आप अपनी गलती का, आप 10 लोगों के साथ 10 नेकियां कर लें, आपकी एक गलती बाज़-औक़ात भारी पड़ जाएगी। तो बहरहाल ये हमारा जो था, इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि इसको कामरान शर्मा ने लिखा है और हैदर राज भी इनके साथ शामिल थे इस गुनाह में जो इन्होंने किया। कहानी को बहुत हल्का रखते हुए, अगर इसको अच्छी तरह, अच्छा डायलॉग में इन्होंने कॉमेडी करने की बहुत कोशिश की। वैसे हम राजकुमार राव की इतनी अच्छी कॉमेडी और ये स्त्री मूवी देख चुके हैं और भी बहुत सारी। राजकुमार राव से तो खैर वो शादी में जरूर आना, बहुत सारे उनके अंदर तो एक्टिंग फूटती है उनके अंदर से। मतलब उन्हें ना खूबसूरती की जरूरत थी, ना बोटॉक्स की जरूरत थी, ना उन्हें किसी मतलब होता है ना कि 4 गार्ड्स की गाड़ियाँ आ रही हैं और एक इनकी गाड़ी चल रही है, उनको ऐसा भी कोई वो नहीं था कि शोशा चाहिए हो। इनको रणबीर कपूर जैसा हुस्न भी नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए कि दौलत छल के जी माचो मैन बने, डांस आना चाहिए या एक्शन हीरो बने। इनको ना जैकी श्रॉफ का बेटा बनने की ज़रूरत है, ना इन्हें ऋतिक रोशन बनने की ज़रूरत है, ना इन्हें रणबीर कपूर की तरह हसीन होने की ज़रूरत है। इन्हें ज़रूरत है एक अच्छे स्क्रिप्ट की। अगर वो इन्हें मिल जाए तो ये स्क्रीन पे आग लगा सकते हैं। तो मेरा इनको यही मशवरा है, चूँकि मैं मशवरा देने वाली कोई होती नहीं हूँ, लेकिन अगर इनको कोई ये बात समझा दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि इन्हें स्क्रिप्ट अब ऐसा देखना चाहिए जो इनकी जो मौजूदा सलाहियतें हैं ना उसके हिसाब से ना हो, बल्कि इनकी सलाहियतों को, वो सलाहियतें जो हमने अभी तक नहीं देखी या व्यूवर के सामने नहीं आई, उसको सामने लेकर आए। क्योंकि जितना अच्छा आपको स्क्रिप्ट मिलता है, अदाकार के पास बड़ा मार्जिन होता है फिर काम करने का। तो जितना मार्जिन था उन्होंने इतना कर लिया बेचारों ने। लेकिन ये कि हाँ, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लें, नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी मूवी पकड़ लें और इस तरह की मूवीज़ के साथ ना। इसके अलावा वामिका के बारे में भी एक बात कहूँगी कि वामिका जी, आपके पास अगर ऐश्वर्या राय जैसी शक्ल और आंखें हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके पास ऐश्वर्या जैसा फ्यूचर भी होगा। क्योंकि ऐश्वर्या के पास अगर आंखें और खूबसूरती थी तो उनके पास सलमान खान भी थे साथ में, और उसके अलावा उनके पास टैलेंट भी था। माना आपके पास सलमान खान नहीं है, सलमान खान जैसा दूसरा कोई आपको मिल भी नहीं सकता। लिहाजा आपको चाहिए कि आप टैलेंट अपने अंदर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि सलमान खान
कैटरीना, ऐश्वर्या, इन सबको सपोर्ट तो कर सकते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे एक्टिंग इन्होंने खुद ही करनी थी, टैलेंट इन्होंने खुद दिखाना था। ये सारी बड़ी मेहनत करती थी। तो ये छोटे छोटे कपड़े पहन के 1.5 बालिश की कमर दिखाने से आप यकीन करें कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में इससे कहीं ज्यादा दिखा चुकी हैं लड़कियां। तो उससे कभी भी कुछ नहीं होता कि आप कितने 4 दिन की अगर आपको आइटम नंबर करने हैं तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना है, अगर आपको कुछ बनना है और आपको मेन लीड कैरेक्टर करने हैं, तो यकीन कीजिए आपको थोड़ा बहुत टैलेंट दिखाना होगा। अगर आपके पास वो नहीं है, और ये इतनी ओवर एक्टिंग नहीं चलती है भाई यहाँ पे, थोड़ा सा अभी तो सब लोग नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, और आप राजकुमार राव जैसे अदाकार के साथ काम करते हुए ओवर एक्टिंग कर रही हैं। आपको सलाम है आपकी अकल को। बहरहाल थोड़ा सा अकल को हाथ लगाएं। साथ में बात कर लेते हैं गानों की। तो यकीन कीजिए गाने अच्छे थे, म्यूजिक अच्छा था, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा था, ना ऐसा है कि बहुत अच्छा था। किसी बात को ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब एक आउटस्टैंडिंग वाली चीज नहीं थी, मगर फिर भी गुजारे लायक था। तो इसके साथ आप मुझे दे दीजिए इजाजत, इससे ज्यादा मैं इस पे बोल नहीं सकती, क्योंकि राजकुमार राव मेरे पसंदीदा हैं। अगर इस पूरे रिव्यू को करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, ताकि मुझे कल दोबारा ये वाला शो ना करना पड़े। पता चले जी मैं सुबह उठी हूँ यहीं बैठी हुई हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, क्योंकि ये मैंने कर लिया, ये बड़ी बात है। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि राजकुमार राव मेरे पसंदीदा अदाकार है। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर कोई भूल चूक हुई है उसको माफ कर दीजिएगा, कोई गलती लग भी रही है तो मुझे कमेंट में लिख दिएगा, मैं उसे अगली बार सुधारने की कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।